हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अक्सर बच्चे इस चैप्टर से काफ़ी दूर भागते हैं। उनके मन में एक अजीब तरीके का डर है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही जटिल चैप्टर है, बल्कि ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इसमें कैलकुलेशन एकदम नाम मात्र का, यानी कि कैलकुलेशन एकदम है ही नहीं। बस इसमें क्या है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का, इस टॉपिक में से परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। और पूरी मैथमेटिक्स में इससे इंटरेस्टिंग और इससे माइंड का एक्सरसाइज कराने वाला चैप्टर कोई नहीं है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा ही जटिल चैप्टर है, बड़ा ही कठिन चैप्टर है, बल्कि इससे इंटरेस्टिंग और इससे ज़्यादा सोचने वाला कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को जो समझ गया, ठीक है, उसके बाकी के चैप्टर जो बड़े ही आसान लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इतना माइंड शार्प कर देता है चैप्टर कि बाकियों के लिए उनको सोचेंगे फार्मूला बेस्ड सारे के सारे चैप्टर उनको लगते हैं। ठीक है, तो बड़े ही धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ही आसानी के साथ, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे और इस चैप्टर को, और इसमें कई सारे वीडियो भी हम लोग आगे भी लेंगे। तो आज हम लोग पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं परमुटेशन का। पहला लेक्चर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, शुरुआत से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग अपने चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बेसिक को समझें तो देखिए, हर चैप्टर का अपना अपना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस चैप्टर के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होना है कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन, कहाँ पर परमुटेशन और कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगना है। देखिए, परमुटेशन जहाँ कहीं पर भी आएगा, ठीक है, यानी कि जिस भी चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन मिला और उसमें आपको कंफ्यूज है कि ये परमुटेशन है कि या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट। ठीक है, अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमसे अरेंजमेंट करने की बात करी जा रही है, ठीक, वो किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, तो मान के चलिएगा कि वो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होगा। और अगर कहीं पर आपसे सिलेक्शन की बात करी जाए, ठीक है, किसकी बात करी जाए? सिलेक्शन की, तो ये मान के चलिएगा कि वहां पर आपको कॉम्बिनेशन की बात करी जा रही है, यानी कि अरेंजमेंट परमुटेशन और सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। ठीक है, यही दो वर्ड हैं जिनको हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम लोग समझते हैं, अरेंजमेंट और सिलेक्शन। ठीक है, अब ये तो इनकी हमने बता दिया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हम लोग यूजुअली कहते क्या है। ठीक, इस चैप्टर की जो भी न्यू है, ठीक, जो फंडामेंटल्स हैं, वो जो है इसमें हमको सीखते हैं काउंटिंग। ठीक है, स्मार्ट काउंटिंग। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन असल में हमको बताते क्या है कि आप किसी भी काउंटिंग को स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी क्लास की अटेंडेंस ली गई, ठीक है, और आपसे कहा गया कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो एक तरीका क्या है कि सब में से 100 बच्चों में से 85 प्रेजेंट हैं, तो हम लोग ने क्या किया कि 1 2 3 4 5 सबको गिनना शुरू कर दिया। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है कि आपने रजिस्टर में देखा कि कौन बच्चे अब्सेंट हैं। ठीक है, जो बच्चे अब्सेंट हैं उसको आपने क्या किया कि 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कितने आए हैं। ठीक, दोनों चीज़ सही हैं, लेकिन कौन कम टाइम टेकिंग है? वो है कि जो हमारे पास अब्सेंट गिन के टोटल में से हटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएंगे? नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट हमको पता चल जाएंगे। तो इसी तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग केवल पॉसिबल वेज देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने जो हमसे रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया है, उसको स्मार्ट तरीके से कैसे हम लोग उसको क्या कर सकें, काउंट कर सकें। और इसी चैप्टर को सीखने के लिए हम लोग इसमें 2 तरीके के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग के 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारे पास 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, 2 काउंटिंग के 2 प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से? एक प्रिंसिपल वो कहलाता है फंडामेंटल
फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल कहलाता है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, हम लोगों को इन्हीं दो तरीकों के काउंटिंग के इन्हीं दो तरीकों पर बात करनी है, और अगर ये हमारे माइंड में सेट हो गया तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप हल ना कर पाएँ। ठीक है, तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग के दो तरीके, और हम लोग ने क्या बताया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन असल में है क्या, ये है स्मार्ट वे ऑफ काउंटिंग। ठीक, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, कि असल में ये प्रिंसिपल हमसे कहता क्या है। ठीक है, ये प्रिंसिपल असल में हमसे कहता क्या है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर इसकी हम क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैं अलग अलग तरीके के 2-3 एग्जांपल लेंगे और उसमें सोचेंगे कि इसको किस तरीके से जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कैसे निकाले जा सकते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी क्या बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, सब लोगों ने जो है सिक्के को देखा होगा, कॉइन को। ठीक है, किसको देखा होगा, कॉइन को। हम सब लोग सिक्कों को जानते हैं। अब सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू, एक हो गया हेड और एक हो गया टेल। ठीक है, ये दो चीजें हम सबको पता है कि हाँ, एक सिक्के में एक हेड होता है और टेल होता है। अगर हम आपसे कहें कि कोई सिक्का उछाला जाता है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, यानी कि सिक्के को उछालने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग बता देंगे कि भाई एक सिक्का उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी कि एक सिक्के को उछालने के क्या आ सकते हैं, दो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, दो आउटकम्स आ सकते हैं, कौन कौन से, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास दो सिक्के हैं और दोनों सिक्कों को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, दो सिक्के हैं, दोनों को क्या किया जा रहा है, एक साथ उछाला जा रहा है और वो एक साथ जमीन पर आकर के गिरते हैं, तो कितने पॉसिबल वेव्स बनेंगे। चलिए, अगर आपके पास अब कितने हैं, दो सिक्के हैं। ठीक है, दो सिक्के हैं और उनको एक साथ उछाला गया है, साइमल्टेनियसली उछाला गया है, तो फिर जब वो नीचे आकर के गिरेंगे तो टोटल कितने आउटकम्स बन सकते हैं। तो देखिए, एक सिक्का, ठीक है, या तो क्या होगा, हेड आएगा एक सिक्के पर, या तो एक सिक्के पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। एक सिक्के की बात हो गई। ठीक, दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है, अगर पहले पर हेड आया तो दूसरे पर आने के या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, और फिर अगर पहले वाले पर टेल आया है तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। यानी कि दो सिक्के, पहले वाले पर हेड या टेल आएगा, और अगर पहले पर हेड आया है तो दूसरे पर हेड और टेल आ सकता है, और पहले पर अगर टेल आया तो दूसरे पर हेड और टेल आ सकता है। यानी कि अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दोनों पर या तो हेड आ जाए, पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों के ऊपर दोनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। यानी कि जब आपने दो सिक्के उछाले तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 1 2 3 4। ठीक, टोटल आउटकम्स बन गए हमारे पास 4। जब हमने दो सिक्के उछाले तो हमारे पास टोटल आउटकम बन गए 4। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स इस केस में कितने हो गए, 4। टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास 4। जब दो सिक्के उछाले गए साइमल्टेनियसली, याद रखिएगा ये नाम साइमल्टेनियसली या सक्सेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम 4 आ गए। चलिए, सिक्कों की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक, अब हम आपसे कहने वाले हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 सिक्के हैं
और 3 के तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। हमारे पास अब की बार कितने हैं? 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, और इनको उछाला गया, ठीक। तो देखिए पहले सिक्के पर हेड और टेल, ठीक। अब अगर पहले पर हेड और टेल आया है तो दूसरे पर हेड और टेल आ सकता है, और अगर दूसरे पर भी हेड और टेल आया है तो क्या आ सकता है? इस पर भी हेड, तीसरे वाले पर हेड या टेल आ गया, ठीक है। फिर अगर पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर दूसरे पर टेल आया है तो क्या आ सकता है? हेड और टेल, या तो फिर हेड टेल, या तो फिर हेड और टेल। देखिए ये हमने क्या किया है? एक ट्री बना दिया, ठीक है। हेड और टेल का क्या किया? ट्री बना दिया कि पहले वाले सिक्के पर अगर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर हेड आया, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया? टोटल आउटकम्स हम लोग ने इसको एक ट्री के फॉर्मेट में बना दिया, और जिसकी ब्रांचेस हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बता रही हैं। यानी कि अगर अब हमको लिखना की प्रयास करें, इसको लिखना चाहें तो देखिए क्या क्या आउटकम बना सकते हैं कि पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, ठीक। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, ठीक। फिर और क्या काम किया जा सकता है? पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, ठीक है। इसको साफ करते तो एक जगह बन जाए, ठीक। फिर क्या काम किया जा सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, ठीक है। अच्छा भाई और बढ़ते हैं आगे कि पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, और फिर THH, ठीक है। और क्या काम बन सकता है? देखिए कितने हो गए? और यह हो सकता है कि पहले पर भी टेल आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए। देखिए टोटल आउटकम्स हमारे ये हो गए जब हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये जो हमने सीरियल लिखे हैं, ये पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरे सिक्के की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स कितने आ चुके हैं हमारे पास? टोटल आउटकम्स आ चुके हैं हमारे पास 8। ये 8 कैसे आए? देखिए एक सिक्के पर पॉसिबिलिटीज आई हैं 2, जब 2 सिक्के उछाले तो पॉसिबिलिटीज आई थी 4, 3 सिक्के उछाले तो पॉसिबिलिटीज आई 8। यानी कि जितने भी सिक्के उछाले जाएं उनको आप एक सिक्के के लिए जितने पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको आपस में अगर मल्टीप्लाई करा दें तो हमको टोटल आउटकम्स मिल जाते हैं। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि एक पर अगर आने की चांसेस 2 हैं, यानी कि एक सिक्के पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो 3 पर कितनी बनेंगी? तीनों को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो 2 × 2 × 2। अगर एक सिक्के पर आने की पॉसिबिलिटीज 2 हैं तो 2 सिक्कों पर उछालने की पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी? 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से आपसे पूछें कि इफ वी टॉस्ड 10 कॉइन्स, ठीक है, अगर हम लोग 10 सिक्के उछालें, कितने उछाले? 10 सिक्के उछाले, देन टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ वेज, देन टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? अगर एक पर आने के चांसेस हैं 2, तो 10 सिक्के अगर साइमल्टेनियसली उछाले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 एंड 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 की पावर 2। ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 10 सिक्के उछाले जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन जाएंगे 2 की पावर 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे एग्जांपल की, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि 2 ही 3 चीजें हैं, उन्हीं से पलट पलट के क्वेश्चंस और उन्हीं के पलट पलट के लैंग्वेज बना करती हैं। तो उसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल भी ऐसे ही ले रहे हैं जो आपको जब क्वेश्चन हल करें तो उसमें आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए अब की बार हमने ले लिया डाइस। डाइस का मतलब पासा, ठीक है। सब लोग इस पासे के नाम से और डाइस के नाम से मुखातिब होंगे, ठीक है। डाइस, अब डाइस को हम सब ने देखा है तो उस पर टोटल कितने जो है डॉट बने रहते हैं, ठीक है। मतलब उसके एक डाइस के 6 फेस होते हैं, यानी कि क्यूब के फॉर्मेट में होता है, और हर फेस पर कुछ न कुछ क्या डॉट बने रहते हैं। तो हमारे पास पता है कि डाइस पर कितने
6 आउटकम्स आ सकते हैं। यानी कि अगर एक डाइस को, एक पासे को फेंका जाए या डाइस को उछाला जाए, सॉरी उछाला नहीं है, उसको रोल किया जाता है ना, डाइस को क्या है, सिक्के को टॉस किया जाता है और डाइस को रोल किया जाता है। अगर किसी जो है पासे को फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो उस पर 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यानी कि टोटल 6 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अगर किसी फेयर डाइस को फेंका जाएगा तो 6 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड, यानी कि अगर हमारे पास 2 पासे हों और उनको रोल किया जाए, तो सिक्के को जैसे हम लोग ने अभी सीखा था उसी आप प्रिंसिपल पर इसको भी समझिए कि अगर एक पासे को फेंकने पर 6 आउटकम आते हैं तो 2 पासों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जो काम एक साथ किया जा रहा हो, अगर 2 पासों को साइमल्टेनियसली फेंका जाएगा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, पहले पर 6 या दूसरे पर 6 और दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा कितना 36। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर हम आपसे कहें कि इफ 3 डाइस आर रोल्ड, अगर हम आपसे कहें कि 3 जो है पासों को रोल किया जाता है, 3 पासों को फेंका जाता है, तो क्या हो जाएंगे, एक पासे पर आने की पॉसिबिलिटीज 6, दूसरे पर आने की पॉसिबिलिटीज टोटल आउटकम 6 और तीसरे पर टोटल आउटकम 6, और तीनों को अगर एक साथ फेंका जाएगा तो हो जाएगा 6 की पावर 3। ठीक, यानी कि 216। ठीक है, तो यही है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि जब कोई काम साइमल्टेनियसली किए जाएं, ठीक, एक से ज़्यादा काम साइमल्टेनियसली किए जाएं और एक काम को करने के तरीके कुछ हों, दूसरे काम को करने के तरीके कुछ हों, और जब वो साइमल्टेनियसली किए जाएंगे या सक्सेशन में किए जाएंगे कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा वाला तुरंत शुरू हो जाए, तो टोटल तरीके क्या बन के आते हैं। आपको करना क्या है कि दोनों के जो तरीके हैं उनको आपस मल्टीप्लिकेशन में लगा देना है, वही टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी पासे और सिक्कों की। अब हम आपसे कहने वाले हैं कि आपके पास इफ वी हैव 4 बॉक्स, हमारे पास कितने हैं, 4 बॉक्स हैं, एंड और वी हैव 4 बॉल्स, हमारे पास 4 क्या हैं, गेंदे हैं, 4 डिब्बे हैं और 4 गेंदे हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पॉसिबल वेज दैट balls कैन बी पुट इन बॉक्सेस। ठीक, कितने तरीके हो सकते हैं कि बॉल को इन बॉक्स में डाला जा सके। ठीक है, और कोई लिमिट नहीं है कि हो सकता है कि एक बॉल जो है किसी बॉक्स में भी ना जाए, और हो सकता है कि सारी की सारी बॉल जो है किसी एक बॉक्स में चली जाए, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है कि हाँ कि एक बॉल एक में चली गई है तो दूसरे वाली उसमें नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया ना कि हमारे पास 4 डिब्बे बना लें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, 4 डिब्बे बना लें, 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डिब्बे बन गए। और हमारे पास 4 बॉल्स भी हैं, 1 2 3 4। अब इन बॉल्स को डिब्बों में डालना है। ठीक, अगर हम देखें पहली बॉल के लिए हमारे पास ये फर्स्ट बॉल है, अगर पहली बॉल की बात करें तो देखिए पहली बॉल पहले डिब्बे में भी जा सकती है, दूसरे में भी जा सकती है, तीसरे में भी जा सकती है और चौथे में भी जा सकती है। यानी कि एक बॉल के लिए डिब्बे में जाने के लिए टोटल कितने उसके पास पॉसिबिलिटीज हैं, एक बॉल के लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहली बॉल के लिए ये हमने बना दिया, ये चारों बॉल के क्या बताएगा, टोटल आउटकम्स बनाएगा। तो पहली बॉल के लिए कितने आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल वेज हैं ताकि वो एक डिब्बे में डाली जा सके। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम दूसरी बॉल की बात करें, देखिए दूसरी बॉल पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो दूसरी बॉल के भी जाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक, इसी तरीके से तीसरी बॉल के जाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। और चौथी बॉल को डिब्बे में डालने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। और चूंकि ये काम क्या करना है, साइमल्टेनियसली करना है, लगातार करना है। ठीक है, एक साथ करना है। ठीक,
सक्सेशन में भी कह सकते हैं कि हाँ एक बॉल को डाल दिया अब हमको दूसरी, यानी कि जब तक ये चारों की चारों गेंदें हमारे किसी न किसी बॉक्स को चली नहीं जाती तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे अब 4 × 4 × 4 यानी कि 4 की पावर 4, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से 4 गेंदों को 4 डब्बों में डालने के तरीके क्या हो गए, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। इसे हमने लिख दिया कि हाउ मेनी वेज in how many ways 4 letters can be posted in 5 letter box। क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स, यानी कि 4 खत हैं, है ना, वो 4 खत है और 5 लेटर बॉक्स है हमारे पास। तो 4 खत 5 लेटर बॉक्स में कितने तरीकों से क्या किए जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने लेटर बॉक्स है हमारे पास, 5 लेटर बॉक्स हैं। देखिए बना दें, 1 2 ये हो गया 3, ये चौथा लेटर बॉक्स और ये 5वां लेटर बॉक्स। ठीक है, 5 लेटर बॉक्स हो गए। और खत कितने हमारे पास, खत 4 हैं। ठीक है, तो ये 1 लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर और चौथा लेटर, 4 खत हो गए और 4 लेटर बॉक्स हो गए। तो पहला लेटर बॉक्स, अच्छा ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ हमको इसमें डालना है या इसमें नहीं डालना है, आपका लेटर किसी भी बॉक्स में जा सकता है, फ्री है। तो देखिए पहला लेटर एक बॉक्स में जा सकता है या दूसरे में जा सकता है या तीसरे में जा सकता है या चौथे में या 5वें में, यानी कि एक लेटर के पोस्ट होने की टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 5। ठीक, तो अगर हमारे पास 4 लेटर हैं, ये 4 लेटर के लिए बना दिया, तो पहला लेटर कितने तरीके से जा सकता है, पोस्ट किया जा सकता है, 5 तरीके से, पहले वाले में या दूसरे में, तीसरे, चौथे, 5 में। इसी तरीके से दूसरा वाला भी 5 तरीके से, तीसरा वाला भी 5 तरीके से और चौथा वाला भी 5 तरीके से। तो इस तरीके से जब ये काम पूरा कब कंप्लीट होगा, जब तक कि चारों के चारों लेटर पोस्ट नहीं हो जाते। इसलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 5 की पावर 4। ठीक, बात समझ में आई। या इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एक इसी का एग्जांपल और ले लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 4 rings can be wear in 2 fingers। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, 4 रिंग्स हैं, है ना, 4 अंगूठियां हैं और कितनी, 2 उंगलियों में कितनी तरीके से पाई जा सकती हैं। तो देखिए हमारे पास ये पहली रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी और ये चौथी रिंग। हमारे पास क्या है, ये 4 रिंग्स हैं। ठीक, और इन 4 रिंग्स को पहनना है उंगलियों में, तो कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, हमारे पास एक उंगली जो है मान लिया कि ये बना दिया, ये है, और एक उंगली बना दिया हमने, ये है। ठीक, ये हमारे पास 4 रिंग्स होंगे, 2 उंगलियां होंगी। तो पहली रिंग जा सकती है, पहली उंगली में पहनी जा सकती है या दूसरी में पहनी जा सकती है। इसी तरह दूसरी रिंग पहले में पहनी जा सकती है या दूसरी में पहनी जा सकती है। अगर हमारे पास 4 रिंग्स हैं और हर रिंग्स को पहनने की पॉसिबिलिटीज 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 2 की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से काम करता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की अगर हम लोग जनरल डिफिनीशन की बात कर लेते हैं ना, आपसे कहा था कि पहले एग्जांपल लेंगे फिर उसकी डिफिनीशन बताएंगे। तो देखिए इसकी जनरल डिफिनीशन क्या हो सकती है, इफ एनी जॉब कैन बी completed in m ways and any other job
कैन बी कंप्लीटेड, एनी अदर जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन एन वेज। ठीक, मान लिया किसी काम को करने के स्मॉल m तरीके हैं और किसी दूसरे काम को करने के लिए स्मॉल n तरीके हैं। देन इफ बोथ जॉब्स कैन बी देन बोथ जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड। अब यहां पर क्या शब्द आने वाला है? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक साथ, या सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब हो गया लगातार, एक के बाद दूसरी, पहली के बाद दूसरी। ठीक है, तो यानी कि दोनों कामों को एक साथ करने के या एक के बाद एक करने के लिए। देन बोथ जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली इन m into n वेज। तब दोनों के दोनों जॉब जो हैं कितने तरीकों से पूरी करी जा सकती हैं? m into n वेज में करी जा सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एक काम को करने के m तरीके, दूसरे काम को करने के n तरीके, तो दोनों को एक साथ करने के या लगातार करने के कितने हो गए? m तरीके। यानी कि काम तब कंप्लीट हो जाए जब तक कि दोनों की दोनों जॉब अकर ना हो जाए, दोनों के दोनों एक साथ घटित ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, आज हम लोग ने बात करी है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की फंडामेंटल। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा फंडामेंटल जो है उसके बात करेंगे एडिशन की। ठीक है, काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल की। तो इस तरीके से अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके हम लोग आगे भी बेसिक्स एकदम उठा करके जो है अलग अलग टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।